स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी तैयारी को लेकर राहुल गांधी गुरुवार को सुबह 10 बजे बिहार कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में सीनियर नेताओं के अलावा राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी के सदस्य, इलेक्शन कमेटी के सदस्य, कैंपेनिंग कमेटी के सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के अलावा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई और सभी मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी की माने तो राहुल गांधी सीधा प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे। ये पहला मौका है जब एक साथ वर्चुअल संवाद के साथ प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के नेता राहुल गांधी से जुड़ेंगे। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, सिर्फ चुनावी मोड में ही नहीं है। आप अभिषेक याद करेंगे कि पिछले दिनों अगर कोई भी मीटिंग हुई हो तो ब्लॉक लेवल के नेताओं को राहुल गांधी से बात करने या फिर सोनिया गांधी से बात करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर राहुल गांधी सीधे ब्लॉक लेवल के नेताओं से जुड़ेंगे। हालांकि इसमें जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायकों को भी शामिल किया गया है। जो संगठन से जुड़े हुए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। और स्वाभाविक तौर पर अब चुनाव में वक्त बहुत कम रह गया है और लगभग चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो ये है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अब समय कम है तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बनानी होगी और कल राहुल गांधी ब्लॉक लेवल के नेताओं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पैठ कहां तक है और क्या वाकई कांग्रेस कितने सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में कांग्रेस जाए तो उसका फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी दो चीजें बिहार में है, महामारी की बात सामने है और इसके अलावा बाढ़ का लगभग 1 दर्जन जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। तो ऐसे में जो इशू है वो इशू लेकर के कांग्रेस तो जाएगी ही, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, किन सीटों पर कांग्रेस को दावा करना चाहिए, महागठबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए, कहां पर कांग्रेस पिछले बार चूक की थी और इस बार चूक ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। तो ब्लॉक लेवल से जिला अध्यक्ष तक के नेताओं से जब राहुल गांधी फीडबैक लेंगे तब एक पूरा खाका पता चल पाएगा कि आखिर कांग्रेस इस चुनाव में कहां किस स्थिति में है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ब्लॉक लेवल पर अब कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे राहुल गांधी। वर्चुअल मीटिंग है और इस मीटिंग के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस की जमीनी हकीकत बिहार में फिलहाल कैसी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। रिया चक्रवर्ती को शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत के पिता की तरफ से बिहार पुलिस को दी गई एफआईआर में उन्होंने रिया पर आरोप लगाए थे कि रिया की नजर सुशांत के पैसे पर थी और उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए के हेरफेर की बात सामने आई। मामले में ईडी ने रिया और उसके भाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सुशांत के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब तक मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी। हालांकि अब यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। यानी अब सुशांत केस के राज का पर्दाफाश सीबीआई करेगी। उधर आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आईपीएस को जबरन क्वारंटीन करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि सुशांत की मौत का सच सबके सामने आना चाहिए। सुशांत केस की सीबीआई करेगी जांच। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच सामने आना चाहिए।
सुशांत की मौत के रहस्य को अब सीबीआई सुलझाएगी। मामला बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस होने के बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। मंगलवार को बिहार सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र ने मंजूर कर ली है। उधर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता की असामान्य हालत में मौत हुई। जस्टिस रॉय ने कहा कि ये सबके हित में है कि इस मामले में सच सामने आए। कोर्ट इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष जानना चाहता है। जस्टिस रॉय ने महाराष्ट्र पुलिस से हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा है कि उन्होंने जांच में प्रोफेशनल तरीके से काम किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करने के लिए मुंबई पुलिस की आलोचना की और कहा कि यह सही संदेश नहीं देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत के पिता से 3 दिन में जवाब मांगा है। 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री तो कल ही उनके पिताजी की आग्रह पर उन्होंने सिफारिश भी कर दी है। न्यायालय ने जो बात कही है कि रिया चक्रवर्ती पर एक गंभीर आरोप है और किस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जांच कर रही है, ये हमें 3 दिनों के अंदर बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये तो होना था, पूरा देश देख रहा था कि सुशांत सिंह जी के केस के मामले में किस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस व्यवहार कर रही है और एक देश के लोगों की जन भावना थी कि इस केस की जांच हो जाए, निष्पक्ष हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हालांकि आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर अभी तक फैसला नहीं आया है। 1 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक जांच में क्या कुछ किया है। 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र सरकार को जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों से भी जवाब मांगा है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने मंगलवार को इसकी सिफारिश की थी, केंद्र से मंजूरी मिल गई है और इस पर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई जांच कराने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। आशा है कि अब बेहतर जांच हो सकेगी और न्याय मिल सकेगा। और चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। सुपौल में भीड़ के कानून हाथ में लेने का मामला सामने आया है। मामला पिपरा थाना इलाके का है, जहां लोगों ने नाबालिग से रेप के आरोपी को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार रात की है, जब अकेली नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर गांव के ही एक दुकानदार ने जबरन उसके साथ रेप किया। इस दौरान लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय स्तर पर मामले को लेकर पंचायत की गई, जिसमें आरोपी पर 3 लाख रुपए का दंड लगाया गया, लेकिन आरोपी के पास रुपए न होने पर उसे पेड़ से बांधकर सजा दी गई और उसे खूब पीटा गया। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग लड़की के बयान पर रेप का मामला दर्ज करते हुए पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। इसमें एक लड़के और एक लड़की का मामला था, जिसमें गांव वालों ने उससे पकड़ा था। लड़के के साथ मारपीट की जा रही थी। पुलिस को जब पता चला तो दल बल के साथ जाकर लड़के को रिकवर किया। लड़की के परिजन के बयान पर रेप का केस हुआ है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। लड़का अरेस्ट हो गया है। आज न्यायालय में लड़की के बयान कराए जाएंगे।
सुपौल में छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत की समिति सदस्य के पति के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक इंद्रदेव मुखिया का अपने पड़ोस के ही एक महिला के घर आना जाना था। महिला के पति गांव से बाहर रहकर मजदूरी करता है। सोमवार की देर रात भी इंद्रदेव मुखिया छुपकर उस महिला के घर गया हुआ था। इसी दौरान लोगों ने इकट्ठा होकर इंद्रदेव मुखिया को बंधक बना लिया और फिर उसके बाल और मूंछ मुड़वा दिए। साथ ही पिटाई करने के बाद माफीनामा भी लिखवाया गया और इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। वहीं महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। इस मामले में गांव के 6 लोगों के खिलाफ बलुआ बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर पुलिस ने सुसंज्ञान में लिया मामले को। जब पुलिस वहां पहुंची तो सारे मामलों की जांच की। जो पीड़ित महिला उसके बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 6 लोगों का नाम है, बाकी अन्य अज्ञात लोग हैं। औरंगाबाद पुलिस ने दाऊद नगर के इंडियन बैंक शाखा से 30 जुलाई को हुई 64 लाख रुपए की लूट के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 3,74,000 रुपए नकद, 2 स्कॉर्पियो, 2 बाइक और 1 जेसीबी जब्त की गई है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गया के इमामगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे लुटेरे की गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। इस मामले में कुल 10 अपराधी शामिल थे। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इनकी निशानदेही के आधार पर इसके बताए अनुसार कुल 3,74,000 रुपये बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त 2 स्कॉर्पियो वाहन, 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। छपरा में तरैया प्रखंड के डेवढ़ी में ग्रामीणों ने बिजली के लिए दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने SH-73 को लंबे समय तक जाम रखा और हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर टायर भी जलाया है, जिसमें आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम हटवाया। इससे पहले मंगलवार को भी बिजली की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि 10 दिनों से बिजली की परेशानी चल रही है। एक दिन पहले पर्याप्त बिजली का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बिजली नहीं मिली। वहीं बिजली विभाग के जेई के मुताबिक बाढ़ के कारण कई विद्युत उपकेंद्र डूब गए हैं। इससे परेशानी हो रही है। खगड़िया में मंगलवार शाम सवारियों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। इस हादसे के बाद 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 12 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बूढ़ी गंडक में हुए इस हादसे के बाद जिले में हड़कंप मच गया। मौके पर सारे आलाधिकारी डेरा डाले हुए हैं। उधर जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि लापता लोगों की तलाश में अब भी SDRF की टीम लगी हुई है। उफनाई बूढ़ी गंडक में सवारियों से भरी नाव पलटी। खगड़िया में हुए हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत। 12 से ज्यादा लोग हैं लापता, तलाश में जुटी SDRF। खगड़िया में मानसी के एकनिया दियारा में बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी नाव बूढ़ी गंडक में पलट गई। हादसे के बाद तो जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश शुरू हुई। इस दौरान कई लोगों के शव नदी से निकाले गए। और ये वही गंडक नदी है, इसी के 3 किलोमीटर अंदर में ये नौ हादसा हुआ है। और वो जो आपको बताएं कि ये गंगा और गंडक नदी बाढ़ के समय में एक हो जाती है, और ये 3 किलोमीटर के जो है दूरी पर ये हादसा हुआ है। और वहाँ उसके बाद जो है जिला प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अब तक जो है 7 जो है डेड बॉडी मिल चुका है, और जो जिसका पोस्टमार्टम किया गया है। और उस नाव जब खुल गया तो कुछ दूर गया और आंधी आ गया, अपने आप नाव पलटी हो गया। उसमें से वही 3-4 आदमी हेल करके ऊपर हुआ, बाकी आदमी डूब गया। बताया गया कि जनरेटर से चलने वाली छोटी नाव थी, जिस पर 27 से अधिक लोग सवार होकर जा रहे थे। नाव पर सोसाइटी टोला, एकनिया, सोनवर्षा दियारा और मुंगेर जिले के इंग्लिश टोला टीकारामपुर गांव के लोग सवार थे। इसी दौरान तेज आंधी में बीच नदी में नाव असंतुलित हो गई। इसकी वजह से यह हादसा हुआ।
अभी तक जिनके शव मिले हैं उनकी पहचान हो गई है। सोसाइटी टोला की विशाखा देवी, रूपन देवी, सुशांत कुमार, शिवानी कुमारी, एकनिया की रेखा देवी, सोनवर्षा की दुलारी देवी, गोगरी के अंकुश कुमार, देवन डॉक्टर टोला के रविंद्र ठाकुर और इंग्लिश टोला मुंगेर के अभिमन्यु कुमार की पहचान हुई है। उधर इस हादसे के शिकार हुए लोगों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। आज सुबह से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसमें एक और महिला जो लगभग 35 साल की है, 25 से 30 साल की है, उनका एक शव बरामद हुआ है। एक बच्ची जो लगभग 12 साल की है और एक बच्चा जो लगभग 10 साल का है। नाव पर हम कितने लोग, क्षमता से अधिक लोग बैठ जाते हैं और ये हादसा करीब 15 से 20 बता रहा है, 25 भी बता रहा है। तो क्षमता के अनुसार नहीं बैठने के कारण जो आंधी तूफान आया 6 साढ़े 6 के बीच में, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद अभी भी 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। हितेश कुमार, जी मीडिया, खगड़िया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने निकले। इसी सिलसिले में सीएम दरभंगा पहुंचे और राहत कैंप का जायजा लिया, बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनका फीडबैक लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने लिया जायजा। मिथिलांचल का सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। राहत शिविर कैंप में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। आखिरकार सीएम अपने आवास से निकलकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने मिथिला पहुंचे। पहले हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और फिर उसके बाद राहत शिविर कैंप पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बेडशीट मिला है, खाना मिल रहा है 3 टाइम और बाल्टी, मच्छरदानी, जाजिम ये देता है। बच्चा लोग को दूध देता है, बिस्किट देता है, खाना 3 टाइम देता है बस। इसी सिलसिले में सीएम दरभंगा के सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत में मौजूद मध्य विद्यालय पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली, हर कमरे का हाल देखा, बच्चों को बिस्किट के पैकेट दिए, स्वास्थ्य कैंप में जाकर व्यवस्था देखी। क्या स्थितियां। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपये खाते में आने की बात हो, चाहे उनके लिए जो कम्युनिटी किचन हो, साथ ही साथ पन्नियों, तमाम चीजों की बात वो कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो स्थानीय जो यहाँ बाढ़ पीड़ित है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव दीपक कुमार भी साथ नजर आए। मिथिलांचल के 3 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित दरभंगा है, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी गई है। भूमि पूजन के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। कई जिलों में भूमि पूजन के बाद दिए जलाए गए। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहानाबाद में जहां पटाखे छोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई, तो पटना में झांकी निकाली गई। पटना सिटी के मुरारका कंपाउंड में राम भक्तों की तरफ से झांकी निकाली गई। वहीं भागलपुर के नवगछिया में रामायण का पाठ पढ़ा गया और गांव में दीप जलाए गए। बेतिया के राम जानकी मंदिर में भी दीप जलाए गए, तो फारबिसगंज के मंदिरों को भी दिए से सजाया गया। अयोध्या में आज इतिहास रचा गया है। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस मौके पर देश दुनिया के राम भक्तों में बहुत उत्साह देखा गया। जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पटना में दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के मौके पर हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपना नाम रख लिया जाए, गोत्र का नाम हवन किया
और मंदिर के निर्माण कार्य भूमि पूजन का संकल्प को पूरा किया और लोगों को बताया कि भगवान राम जिस तरीके से आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके संकल्पों, उनके आदर्शों को हम सब लोग आत्मसात करें, यही रामराज की परिकल्पना थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर देश भर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर से दीपक जलाए जा रहे हैं। पटना में महावीर मंदिर के पास दीपोत्सव का माहौल है। यहां भी अनगिनत दिए जलाए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक नितिन नवीन समेत अन्य राम भक्तों ने यहां पर दिए जलाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने को लेकर के भूमि पूजन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूजा पाठ कर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ वो काफी कह लीजिए, उसके बाद देश भर में पूरे खुशी का माहौल है। जो राम भक्त हैं वो काफी खुश हैं और ऐसे में एक बार फिर से बिहार ही पूरे देश भर में एक दिवाली सा माहौल बना हुआ है। जो राम भक्त हैं वो दीपोत्सव मना रहे हैं। देखिए किस तरीके से राजधानी पटना में महावीर मंदिर के बाहर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, बावजूद इसके लोग हैं उसमें खुशी है और अपने जोश को इस तरीके से दिखा रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं नितिन नवीन जी हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों दिया को जला रहे हैं और वो जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो कह लीजिए कि बिहार में और देश भर में एक बार फिर से दीपावली की तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे जो स्थानीय विधायक हैं उनसे। नितिन नवीन जी, आज का दिन कितना खास है आप लोगों के लिए? रामनवमी कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर 1000 दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम लौटे हैं और इस देश में राम नाम की धूम है। हर घर घर में राम अब बस गए और मेरा मानना है कि 500 वर्षों की जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे आज नरेंद्र मोदी ने इस देश को आज़ाद कराया और मेरा मानना है कि 500 वर्षों बाद आज भारत सांस्कृतिक रूप से आज़ाद हो गया। राम राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से हो गई। एक जो कह लीजिए कि सांस्कृतिक गुलामी थी उससे आज़ादी मिली है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।